why girls' results are getting better in civil services and what will make them do even better. In this perspective, I have a question. Why and is there any specific reason why girls do better in PT, mains or interview? Is there any specific reason, sir? I don't think girls do any better or worse. I think they do equally well, like boys. So I don't think there is any merit in the question itself. So it doesn't matter. So equally good performance for both. But in general, I might say, and that goes right from the school level results of 10th board, 12th boards, college, and all that. You will see girls doing better in whatever they have. That is only because इतनी कम opportunities मिलती हैं, तो जो मिलती हैं उसको seriously लिया जाता है. And that is all it is about. Sangeeta ma'am, your take on this? बिल्कुल, मुझे लगता है कि जितनी परसेंटेज में वीमेन अपीयर हो पाती हैं सिविल सर्विसेज के अंदर, तो जिस तरह से शुभम भी बोल रहा है कि 10th और 12th के अंदर उनका रिजल्ट बेटर है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे इंडियन सोसाइटी का जो अभी सिनेरियो चेंज हो रहा है, गर्ल्स की सिंसियरिटी डेफिनेटली ज़्यादा है, बॉयज़ का मुझे लगता है कि अभी वो एक ट्रांजिशन का फेज है, शायद कहीं ना कहीं उनको सो कॉल्ड जो सुपीरियरिटी सोसाइटी ने दी है उसका साइड इफेक्ट उनको शायद फेस करने को मिल रहा है। तो डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क एंड डेफिनेटली यूपीएससी के अंदर भी कहीं ना कहीं ये प्रेशर होता है कि मेरे पास ये बहुत ही लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, अगर एक चांस फेल हो गया तो सेकंड चांस पे प्रेशर आना शुरू हो जाएगा, फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी, मैरिज एंड दूसरे करियर ऑप्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा। तो कुछ उस तरह की चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से मुझे लगता है कि जो भी लड़कियां इस चीज़ को अटेम्प्ट कर पा रही हैं वो ज़्यादा सिंसियर है इस मामले में, तो कहीं ना कहीं वो आपको पे करता है। Over to Aishwarya. Is it that the girls and the boys prepare differently for examination? Do you believe so? Well, Aditi, I totally agree with Sangeeta ma'am and Shubham sir. I think it's a very gender neutral exam, and so is the preparation. It does not matter whether you are a man or a woman. What matters is that you should plan it well and you should strategize it in a way that you're able to crack the exam. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या हैं, किस बैकग्राउंड से हैं, कहाँ पर हैं। ये एक ऐसा एग्जाम है विच इज सो इंक्लूसिव, आप देश के किसी भी कोने में बैठकर इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, आप लड़की हैं, लड़का हैं, इट डजंट मैटर। नाउ कमिंग स्पेसिफिकली टू योर क्वेश्चन कि यू नो इस एग्जाम में जेंडर का क्या रोल है, तो जेंडर का रोल जब आता है वो फैमिली सपोर्ट एलिमेंट में आता है। कई बार ऐसा होता है कि लड़कियों को उतना फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पाता। I was lucky that I have a very supportive family, but there are so many women who do not have that. And despite having tremendous, impeccable results in 10th and 12th grade and even in civil services, बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो आगे अपने करियर नहीं बढ़ा पाती because of marriage pressure, motherhood, so many things are there. So I think family support is the element which matters a lot इस एग्जाम के लिए, because ये एक बहुत tough एग्जाम है, the syllabus is so vast, resources चाहिए होती हैं। बट टू बी वेरी स्पेसिफिक कि आजकल लड़कियां क्यों आ रही हैं, तो उसके आई थिंक दो कारण हैं। पहला ये कि टेक्नोलॉजी, इंटरनेट इज अ बून एंड आई थिंक इट्स अ बिगर बून फॉर द लेडीज, बिकॉज आप कहीं भी बैठकर आप प्रिपेयर कर सकते हैं। यू नो, इफ आई टेक माई पर्सनल एग्जाम्पल, अगर मुझे दिल्ली जाकर इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी होती तो शायद मैं 2 बार सोचती, शायद मैं अटेम्प्ट नहीं करती। And I think a lot of girls have this question in mind कि एक particular city में जाकर, you know, there are safety concerns, there are family issues, so many things. लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से वो चीज़ आजकल एक लेवल में आ रही है। एंड सेकेंड थिंग, आई थिंक रोल मॉडल्स, टीना डाबी जी, अनु कुमारी मैम, संगीता मैम, so many role models are there for us to look up to. So I think these two factors are really contributing to why women are entering more and more into civil services. Now you yourself, you are a role model for so many girls. Thank you. Again, a question moving to you, Aishwarya. And what was the main thing that worked your choice of optional subject? Well, I think when it comes to the optional subject, one thing which is of paramount importance is that you should have interest in that subject. So for me, since my 12th grade, economics was a subject which was my favorite. I scored 100 on 100 in economics in my CBSE board. And so I did my graduation in economics.
Then when I had to choose my optionals for civil services, again, it was a natural choice for me. So I think to all the aspirants who are watching us right now, अगर आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट प्रेफरेबली आप ऐसा सब्जेक्ट लें जिसमें आपको इंटरेस्ट है, एंड अगर आपका उसमें बैकग्राउंड है तो और भी अच्छा है, बिकॉज ये एक इतना लंबा एग्जाम है कि अगर आप कोई ऐसा सब्जेक्ट लेंगे सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे या ट्रेंड के बेसिस पे कि ये सब्जेक्ट आजकल ट्रेंडिंग है, इसमें ज्यादा मार्क्स आते हैं, पहली बात तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ होता है. आई थिंक यूपीएससी इज वेरी केयरफुल अबाउट दिस. वो उसके अकॉर्डिंग स्केल अप एंड डाउन करते हैं. लेकिन इतना लंबा जब आपको पढ़ना होता है और अगर आपके चॉइस का सब्जेक्ट नहीं है, अगर आपके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप थोड़े दिन में बोर होकर अपनी बुक्स को साइड कर देंगे. तो आई थिंक द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज आप अपने इंटरेस्ट का सब्जेक्ट लें. देन सेकेंडली, व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सब्जेक्ट, you should make concise and precise notes for your options ताकि आप उन्हें बार बार revise कर सकें. So I think these two are one of the major reasons why economics worked for me. Right, it's very important. Moving on to Sangeeta ma'am. Ma'am, you scored highest marks in interview. I would like to know from you how one should prepare for interview and what are the important points to be kept in mind. इंटरव्यू के लिए पहली चीज तो ये है कि यू शुड बी कॉन्फिडेंट एनफ कि बोर्ड मुझसे कुछ भी पूछे मुझे कॉन्फिडेंटली जवाब देना है. दूसरी चीज ये है कि आप किसी भी चीज को देखें तो दोनों पहलू देखें, प्लस और माइनस. अगर कोई किसी चीज को पॉजिटिव प्रूव कर सकता है तो आपके पास इतनी एनालिटिकल पावर होनी चाहिए कि आप उसको नेगेटिव प्रूव कर सकें. सेम गोज अराउंड कि अगर कोई नेगेटिव चीज किसी के बारे में बोल रहा है तो आपके पास उतना एनालिसिस होना चाहिए उस सब्जेक्ट के बारे में कि आप उसकी पॉजिटिविटी भी बता सकें. दूसरी चीज ये है कि आपको करंट अफेयर के ऊपर अच्छा फोकस रखना पड़ेगा, चाहे इंटरनेट, डिफरेंट मैगजीन्स, टीवीज एंड न्यूज़पेपर के थ्रू. जितना करंट अफेयर का नॉलेज होगा उसको आप अपने सब्जेक्ट या बैकग्राउंड से इंटरेक्ट कर पाएंगे, उसको कनेक्ट कर पाएंगे, तो वो चीज़ें आपको एक बेहतर व्यू देती है किसी भी चीज़ के बारे में. मेरा इंटरव्यू मोस्टली इंटरनेशनल रिलेशनशिप पे फोकस था एंड कुछ फिलोसफी बेस्ड था. तो वहाँ पे मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी था डेफिनेटली, लेकिन चीज़ों को अगर आप वाइडर पर्सपेक्टिव में जाके देखते हैं तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप के अंदर भी अगर आप किसी दो कंट्रीज के बीच की करंट इवेंट्स को देख रहे होते हैं तो पीछे जाके एक बार इंटरनेट पे उनकी हिस्ट्री चेक कर लीजिए कि कब से वो कंट्रीज का आपसे रिलेशनशिप शुरू हुआ. तो उस तरह से अगर आप डेप्थ में हर चीज का नॉलेज रखेंगे, सेलेक्टिव स्टडी नहीं करेंगे. कहीं ना कहीं आजकल जो कोचिंग का पैटर्न इस तरह का हो गया है कि सेलेक्टिव स्टडी पे फोकस करते हैं, ये कर लो, ये छोड़ दो, ये कर लो. ऐसा नहीं होता है. जो मोटा मोटे सिलेबस दिया जाता है उसके ऊपर आप एक होलसम वो रखो कि हाँ सब कुछ कवर करना है एंड चीज़ों को डेप्थ में जाके देखना है, अंडरस्टैंडिंग रखनी है उसकी. तो वो चीज़ इंटरव्यू में हेल्प करती है फिर आपको. Shubham sir, your take on this? No, I think I agree with on both aspects with Aishwarya and ma'am also. Like she said, interest के साथ subject choose करना चाहिए rather than trend के हिसाब से. And ma'am rightly said, मेरा खैर interview का experience बहुत अच्छा नहीं है, so I am not the right person to answer that. But मैम की बात ठीक है कि आपको सब चीज़ों को अवेयर रहेगी एंड यू हैव टू रिलेट इट व्हाट योर फील्ड ऑफ वर्क इज इन एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी थरो विद योर डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म. उसके अंदर जो भी आपके बारे में यू हैव टू नो एवरीथिंग बहुत ही डिटेल में. अगर आपको पता होगा तो देयर इज नॉट मच दैट द इंटरव्यूअर कैन आस्क यू व्हिच यू मे नॉट हैव एनी आइडिया. सो दैट इज ऑल आई हैव टू से, बट बेसिकली दे हैव कवर्ड एवरीथिंग. So any tips sir? No, like For I said, those preparing. No, so like I said, so मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा नहीं है इंटरव्यू को लेके. तो I मतलब I think it's basically that you have to be confident and to be confident ये बहुत important है कि आपके नॉलेज में कमी ना हो. तो बहुत बार ये होता है कि मेंस के बाद अगर आपको इंटरव्यू में 2-3 महीने का समय मिलता है तो आप उस समय को प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं करते. यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर नेक्स्ट अटेम्प्ट, प्रीलिम्स पढ़ लेता हूँ, मेंस पढ़ लेती हूँ. This does not work well. आपको वो 3 महीने इंटरव्यू के लिए दिए गए हैं तो there is so much to read if you actually start analyzing your detailed application form कि आपको लगेगा कि जब आप एक्चुअली उसको एनालाइज करने लगेंगे तो जो समय मिला है वो शायद कम पढ़ने लगेगा. तो इसलिए वो बहुत ज़रूरी है कि आपको जो समय इंटरव्यू के लिए मिल रहा है उसको आप ढंग से यूटिलाइज करें एंड देन यू विल
the questions may or may not be asked from what you are preparing right now, but वो confidence इतना आपको देता है कि अगर आपको कुछ भी इंटरव्यू पूछ लेगा तो you will be answering them in a better way as compared to जो आपको लग रहा है if you have not read. And that's what happened with me really, and that is how I can speak from my own experience. Okay. Sir, how we should manage stress? Because as we all know that civil services preparation is a very long process and it actually stresses out the person. So my take on de-stressing has been very simple right from day one, and that which I have also followed is to keep yourself busy, and busy not with books of UPSC, but busy with something that you really enjoy doing. So for example, it may be dancing, it may be singing, it may be playing sport. I used to play tennis for de-stressing myself. You can read fiction, non-fiction, that also I used to do. So basically you have to move beyond UPSC, because that really, your mind really gets tired when you start, because you have to read multiple things up again and again and again and again. So it's very natural for you to get bored कि आप सेम ही चीज पढ़े जा रहे हैं, तो फिर स्ट्रेस तो होना ही है. And unfortunately or fortunately, it's an exam where you cannot predict your success. तो स्पेशली ये स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट वहाँ पे आता है जो मल्टीपल अटेम्प्टर्स होते हैं मेरे जैसे, जिनको बार बार एग्जाम देना पड़ता है, तो उन्हें और भी ज़्यादा स्ट्रेस होता है. तो उस केस में आपको द मेजर थिंग दैट यू कैन डू विद द लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू हैव, बिकॉज पढ़ना तो पड़ेगा यूपीएससी के लिए, इज टू फॉलो एटलीस्ट वन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी विच इज नॉट रिलेटेड टू योर यूपीएससी स्टडीज, एंड दैट रियली विल हेल्प यू आउट. एंड इट शुड नॉट बी कि अच्छा मैं चाय पीने गया हूँ और यूपीएससी का डिस्कशन करने लगूँ दोस्तों के साथ, वो डिस्ट्रेसिंग नहीं होगा. But it has to be something beyond UPSC, and that really helps. Aishwarya, how you used to tackle the stress? You must have also felt it during the journey. Well, I think who doesn't face stress? I think all of us have some stress or the other in our lives, be it UPSC exam or not. But if I have to talk about my personal journey, then पहली चीज जो मैंने की वो था एक बहुत ही balanced approach रखना. I used to follow the 10 plus 8 plus 6 pattern, 10 hours of study, 8 hours of sleep, and 6 hours to do everything else that I loved. So just as Shubham sir was talking about, you need to have certain amount of me time. You need to involve yourself in some co-curricular activity. And I think ये आपको interview में भी help करता है, because ultimately interview is also a personality test. उसमें भी आपकी hobbies, आपकी overall personality, आपकी overall interest matter करते हैं. तो अगर आप शुरू से ही एक balance approach लेके चलें तो उतना stress आपको होगा नहीं. सेकेंड चीज मुझे लगता है फैमिली सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू नीड समवन टू टॉक टू एट होम, बिकॉज ये कितना लंबा एग्जाम है. पर्सनली मेरे लिए एक साल की प्रेपरेशन एंड देन 1 साल एग्जाम. तो जितना भी आप इस एग्जाम के लिए पढ़ें, ये बहुत लंबी जर्नी है एंड बहुत से इमोशनल अपहीवल्स एंड डाउनफॉल्स आते रहते हैं. तो उसमें इफ यू हैव समवन टू टॉक टू, इट कैन बी योर फ्रेंड, इट कैन बी योर मॉम, इट कैन बी योर फादर, एनीवन. अगर आप उनके साथ अपनी पर्सनल फीलिंग्स शेयर करें, बातें करें, तो आई थिंक इट रियली हेल्प्स टू डी स्ट्रेस. एंड लास्टली आई वुड से दैट नेवर हैव अ डू और डाई एटीट्यूड. You know, you give your best, but at the same time, be kind on yourself, because ultimately it's just an exam. It's a journey. And there are times when you do what you love, and there are times when you have to love what you do. So try to innovate when you're studying for this exam. So for example, me personally, when I was preparing for my ethics and essay papers, I used to have a video and audio recordings of, good quotations. And I used to play them while I was working out. तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं था कि मैं एक अलग से उसके लिए पढ़ाई कर रही हूँ. तो आई थिंक ऐसे टेक्नोलॉजी बेस्ड आप इनोवेटिव सॉल्यूशंस ढूंढें तो आपका एग्जाम की जर्नी उतनी ही इजी हो जाती है. तो these are the 3 tips that I would like to give. Right. 3 years back, I came to know a girl living in slum area of Bangalore secured 3rd position in civil services. Would you like to suggest some tips for the family, some suggestions for the family members, that how they should help out with the students while preparing through this journey? See, I think in this particular exam, it's not about the family background. आप किस background से आते हैं वो matter नहीं करता. बट जो मैटर करता है वो ये है कि आपकी फैमिली कितनी सपोर्टिव है. तो जितने भी लोग मुझे अभी सुन रहे हैं, स्पेशली जिनकी बेटियां इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही हैं, प्लीज बी वेरी सपोर्टिव एंड काइंड टू योर डॉटर्स. ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें मैंने जैसे पहले भी बताया, स्ट्रेस होता है, कई सारे इमोशनल अपहीवल्स आते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अगर फैमिली का सपोर्ट है
कि चाहे कुछ हो जाए हम आपके साथ हैं। कई बार आप मॉक टेस्ट देते हैं, अच्छे नहीं जाते, रोना भी आता है, यू कैन हैव नर्वस ब्रेकडाउन ऑल्सो, बहुत सी चीजें होती हैं। लेकिन अगर आपकी फैमिली आपके साथ खड़ी है तो इट बिकम्स ऑल द मोर इजियर, बिकॉज यू नो कि आपका जो भी रिजल्ट आए, आज मेरा लिस्ट में नाम आया, बट अगर नहीं भी आता तो भी मेरी फैमिली उतनी ही सपोर्टिव थी कि कोई बात नहीं बेटा, यू कैन प्रिपेयर अगेन एंड गिव इट नेक्स्ट टाइम। तो आई थिंक ये एक इमोशनल सपोर्ट एंड इमोशनल बैकबोन ऑफ द फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एग्जाम। तो आई थिंक ये एक फैमिली का जो सपोर्ट है ये ज्यादा मैटर करता है rather than the background or the financial condition of the family. Definitely कुछ रिसोर्सेज आपके पास कम हो सकती हैं, आप इंटरनेट का इस्तेमाल कीजिए, फ्री रिसोर्सेज यूज कीजिए। कोचिंग इतनी जरूरी नहीं है, जैसे मेरा पर्सनल एग्जांपल है, मैंने कोई कोच नॉट दैट मैटर्स। संगीता मैम? मुझे भी लगता है कि ऐश्वर्या ने जो कहा मैं उसके साथ पूरी तरह से सहमत हूँ। इवन मेरी खुद की जर्नी में मेरी फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। तो जब भी एक्चुअली अल्टीमेटली जब आप किसी लेवल पे सक्सीड नहीं हो पाते हैं, तरह तरह के प्रॉब्लम आते हैं, इमोशनल इश्यूज आते हैं, नर्वस ब्रेकडाउन भी होता है, तो उस वक्त फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। इवन इस ऑप्शन की और आपको जाना भी है, सिविल सर्विसेज को सेलेक्ट भी करना है एज योर करियर ऑप्शन, तो भी आपको फैमिली का सपोर्ट चाहिए। हाँ, इकोनॉमिक सिचुएशन वेरी करती है फैमिली टू फैमिली, लेकिन आजकल जो रिसेंटली पिछले 5 साल में जो रैपिड रिवोल्यूशन हुआ है, इंटरनेट का जिस तरह से एक्सेस गांव में भी बढ़ा है, तो अब वो फाइनेंशियल चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेंगी, लेकिन उनका जो इमोशनल सपोर्ट है डेफिनेटली बहुत मैटर करता है। और जिन फैमिलीज का अपनी बेटियों को पूरा सपोर्ट रहता है कि आप जो चाहे करियर ऑप्शन सेलेक्ट करें, हम आपके साथ हैं, वहाँ पे डेफिनेटली सक्सेस रेट कंपेरेटिवली ज़्यादा है। फैमिली सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, बहुत ज़्यादा। important है। One thing, don't you think that mentoring is more important than coaching? डेफिनेटली आज का जो टाइम है, इवन आज का टाइम नहीं भी देखिए, यूपीएससी की आप हिस्ट्री में भी जाएं तो ग्रेजुएशन के बाद अगर हम किसी भी सर्विस के अंदर एंटर करते हैं तो हमारे अंदर उस 15-20 साल की मेहनत का इतना तो फल होता है कि किसी भी चीज़ को देख के पढ़ के हम समझ सकते हैं। तो कोचिंग्स उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, हो सकता है कुछ माइनर एस्पेक्ट्स में, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस बहुत वास्ट है, तो हो सकता है कि कुछ आपके ऑप्शन कमज़ोर हो वहाँ पे, तो वहाँ पे आप कोचिंग ले सकते हैं। लेकिन कोचिंग इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी मेंटरिंग है, क्योंकि सर्विस के लिए जिस तरह का आपका एटीट्यूड होना चाहिए, जो नज़रिया होना चाहिए, पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, इस सर्विस के लिए आपको एग्जैक्टली माइंडसेट किस तरह का रखना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक बहुत अच्छे मेंटर की ज़रूरत होती है। इवन आप इस सर्विस के अंदर जा भी रहे हैं तो क्या ये आपके लिए ठीक है, इसके लिए आपको एक इतना अच्छा मेंटर चाहिए जिसके ऊपर आपका 100% कॉन्फिडेंस हो, और फिर वो आगे जिस तरह से आपको गाइड करता है कि हाँ आप ये चीज़ें कीजिए, इस डायरेक्शन में मूव कीजिए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब तक मेंटर नहीं होता है तो कई बार क्या होता है कि राह भटक जाते हैं हम, बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं चलता है। मेरे केस में देखें तो सिद्धार्था सर वाज माय मेंटर, और उन्होंने जिस तरह से मैं बहुत लकी थी कि मेरा पहला इंटरेक्शन जो है, जब मैंने इस फील्ड में एंटर किया तो पहला इंटरेक्शन उन्हीं से हुआ। तो उन्होंने मेरे को जो डायरेक्शन बताई कि आपको इस तरह से पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये छोड़ना है, वो पढ़ना कोचिंग करना वो तो मेरा बाकी का काम था कि मुझे ही पढ़ना था अल्टीमेटली, क्योंकि कोचिंग में पॉसिबल भी नहीं हो पाता, इतना वास्ट सिलेबस होता है, 3 साल का कॉलेज का ग्रेजुएशन का इतना सारा सिलेबस होता है, वो 3 महीने में कहीं कंप्लीट होना पॉसिबल भी नहीं है। आजकल तो सीएस का सिलेबस भी इतना ज़्यादा हो गया है कि वो पॉसिबल नहीं है कि आप 2-3 महीने में, या फिर इवन मेंस के लिए 40 डेज का जो क्रैश कोर्स होता है वहाँ पे जाके आप कंप्लीट कर लें। लेकिन मेंटरिंग अगर होती है तो आप घर बैठे उन सारी चीज़ों को अपने नज़रिए से देख सकते हैं। इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन हमें एग्जैक्टली चाहिए क्या, वो चीज़ें अगर अच्छा एक मेंटर आपके पास में हो तो आपके लिए राह आसान हो जाती है, अदरवाइज मुझे लगता है टाइम ज़्यादा लगता है। So we all were blessed with Siddharth sir. He Yes. has been a mentor for all of us. Yes. और मेरे केस में उनकी मेरे ऊपर कुछ ज़्यादा ही ब्लेसिंग रही। शुभम सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? Is mentoring so important? जी एब्सोल्युटली। सो आई डोंट नो, मतलब मैं हमेशा यही बात कहता हूँ कि कोचिंग्स का कोई और यूटिलाइजेशन है नहीं मेंटरिंग के अलावा।
तो जो कोचिंग आपकी मेंटरिंग ना कर सके वो कोचिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो बिकॉज इट इज़ ऑल, जैसे कि मैम ने भी कहा कि पढ़ना खुद ही होता है, किताबें रिवाइज खुद ही करनी होती है। इट इज़ ओनली कि आपको कोई मेंटर बता दे कि इस तरह से पढ़िए और इतना पढ़ लीजिए और इतना सफिशिएंट होगा, एंड दैट इज़ ऑल द गाइडेंस दैट इज़ नीडेड। उसके अलावा आपको कोई ज़रूरत भी नहीं है किसी और तरह के गाइडेंस की इस एग्जाम में। इट इज़ मेजरली योर कॉन्फिडेंस बूस्टर, योर इमोशनल सपोर्ट, एंड योर, हाउ डू आई पुट इट, अ काइंड ऑफ फिलोसोफर, फ्रेंड एंड गाइड, एंड दैट इज़ व्हाट यू लुक फॉर इन अ पर्सन। एंड अगर आपको वो किसी भी इंसान में मिल जाता है, a teacher, a friend, a brother, a parent, वो उतना sufficient है, that is all you need to crack this exam. तो कोचिंग का कोई खास रोल नहीं है, मेंटरिंग का इनफैक्ट बहुत 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 बड़ा रोल है, एंड आई थिंक दैट गोज फॉर योर एंटायर लाइफ, नॉट जस्ट दिस एग्जाम। आगे भी आपको किसी ना किसी मेंटर की जरूरत हमेशा पड़ती है। Right. Aishwarya, who was the mentor in your journey? Well, Aditi, to be very honest, my first mentor was my father, because when I was starting to prepare for this exam, he was the one who gave me the initial guidance. ज़्यादातर मैंने घर पर रह के ही प्रिपरेशन की है, तो it was self study for me, but he was the one who gave me the right direction in my initial phase of preparation, especially for two specific papers, that is essay and ethics. I think these are the papers which most of the candidates, they tend to ignore. But it was my father who said that, ultimately these are the papers which are going to make a difference in your rank. बाकी GS papers में more or less सबके same marks ही आते हैं, लेकिन अगर आप essay and ethics को ignore करोगे तो कहीं ना कहीं वो आपको बाद में आपकी रैंक में प्रॉब्लम लाएगा। तो आई थिंक ये कोचिंग एंड मेंटरशिप में ये एक मेजर डिफरेंस है, दैट कोचिंग इज मोर लाइक स्पून फीडिंग। एसेंशियली वो आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं ऐसे सब्जेक्ट्स के जो आप खुद भी आराम से पढ़ सकते हैं। हर बुक एक एवरेज इंसान के लिए बनी होती है, कोई भी एक बुक पढ़ सकता है, लेकिन स्पेशली जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, उसमें सेल्फ स्टडी इज द थिंग टू डू। उसमें आपको कोई कुछ याद तो करा नहीं सकता है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो आजकल खुल रहे हैं, मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा हर्ड मेंटालिटी है कि एक आदमी कोचिंग जा रहा है तो सबको कोचिंग जाना है। बट व्हेन इट कम्स टू मेंटोरिंग, डेफिनेटली आई थिंक मेंटोरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे फादर ने मेरी हेल्प की स्टार्टिंग फेज में, एंड फॉर द इंटरव्यू IPS महेश भागवत सर वाज देयर। ही हैड अ व्हाट्सएप ग्रुप जिसपे वो मुझे आर्टिकल्स भेजते थे, रेलेवेंट आर्टिकल्स टू रीड। तो आई थिंक हर किसी की लाइफ में एक मेंटोर बहुत जरूरी है, स्पेशली इस एग्जाम में तो डेफिनेटली। Right. And another question for you. From modeling to civil service, was that a conscious decision? Why did you choose to change? Well, let me tell you, Aditi, I did not change anything. When I was in my 12th grade, it was a conscious decision at that point of time that civil services is going to be my ultimate career. And I had set a mental target of appearing for this exam in 2019, that is 5 years from my 12th grade. So I think it was very clear to me right from the beginning that this is my passion, and anything else that I did was like a co-curricular activity for me. So जैसे कि सब लोग कॉलेज में कोई ड्रामेटिक्स में जाता है, कोई डांस में जाता है, आई थिंक मैंने मॉडलिंग की, बिकॉज जब अपॉर्चुनिटीज आई, आई हैव अ गुड हाइट एंड पीपल लाइक मी इन द मॉडलिंग इंडस्ट्री। तो जब मुझे अपॉर्चुनिटीज मिली तो मेरे को लगा कि क्यों नहीं ट्राई करें इसमें। एंड सिंस माई मदर ऑलवेज वॉन्टेड मी टू पार्टिसिपेट इन मिस इंडिया, आई डिड दैट। But I was very clear in my mind that ultimately this is not where I belong to. I want to be in the civil services, and that is what was my aim. So I think it was a very conscious decision, and a decision that I stood firm on, and as result आया तो definitely I'm very happy. Congratulations.